स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट फ्रेंसर। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी, जिसको हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं। आप लोगों को पता है कि जो SST है सोशल स्टडी, उसका 4 पार्ट है। वैसे देखा जाए तो इसका 5 पार्ट है, लेकिन इसको मेनली 4 रूप में ही माना गया है। आपका भूगोल, इतिहास, नागरिक और अर्थशास्त्र। भूगोल के अंतर्गत ही यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन भी आता है। इसलिए इसको हम 5 पार्ट में ना कह करके इसको 4 पार्ट में ही बोले हैं। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल को स्टार्ट कर रहे हैं और इसे लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को पिक्चर के माध्यम से इसे हम कंप्लीट करेंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग और सब्जेक्ट के लिए जो कमेंट करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने में आसानी होती है, क्योंकि कंटेंट तैयार करना पड़ता है और उसमें समय लगता है। जैसा भी वीडियो लगे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको 10th क्लास बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि SST का हम अच्छे से तैयारी कर लें तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इकाई 1 है खंड क। कई खंडों में ये चैप्टर है और भूगोल का ये शायद कहा जा सकता है सबसे लंबा चैप्टर है, जो करीब करीब 126 पेज का है। खंड बाई खंड ये चैप्टर बटा हुआ है। खंड क, खंड ख ऐसे करके बटा हुआ है। सो एक एक वर्ड को हम पिक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत यानी जो हमारे देश का नाम है, संसाधन क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो सिंपल भाषा में यही कहना चाहेंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में वो सारी वस्तुएं जिनका आप प्रयोग करते हैं, जिनका आप यूज करते हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, किसी न किसी वस्तु का हम प्रयोग प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में करते ही रहते हैं। तो इन्हीं सभी वस्तुओं को कहा जाता है संसाधन। जैसे कि हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल भी एक संसाधन है। हम मार्कर के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी एक संसाधन है। यहाँ तक कि मनुष्य यानी कि हम और आप भी संसाधन हैं। तो संसाधन जिनका प्रयोग किया जा रहा है वो सभी क्या है? संसाधन है। और इनका उपयोग, तो हर संसाधन का उपयोग अलग अलग है। कलम की उपयोगिता अलग है, कॉपी की उपयोगिता अलग है, गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं उसकी उपयोगिता अलग है। तो संसाधनों का जो अलग अलग तरीके से हम प्रयोग करते हैं वो उसका उपयोग है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है वो है संसाधन का महत्व, कि हमारे जीवन में संसाधन का क्या महत्व है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है, आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। सही बात है। हम हैं, आप हैं, हम सभी अपने लाइफ में बहुत सारी वस्तुओं का यूज़ करते हैं। केवल कॉपी किताब ही नहीं है, उसके अलावा साइकिल, मोटरसाइकिल, घर, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। अभी मैंने बोला ना कि वो सारी वस्तुएं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिनका हम यूज कर रहे हैं, वो सभी की सभी क्या है? संसाधन है। आगे है
आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक हो सकता है और संसाधन जैविक, दो हो सकते हैं। जैसे कि भौतिक का अर्थ सिंपल भाषा में आप जान सकते हैं निर्जीव, और जैविक का अर्थ हो जाएगा सजीव। जैसे कि दो प्रकार की वस्तुएं हैं, या तो वो निर्जीव होगी या तो वो सजीव होगी। निर्जीव जिसमें कोई जान प्राण ना हो उसको निर्जीव कहते हैं, और जिसमें जान प्राण हो उसको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो संसाधन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये कोई जरूर नहीं कि संसाधन हमेशा निर्जीव होगा या संसाधन केवल सजीव होगा। जहाँ तक एक ओर मिट्टी, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। अब इन दोनों संसाधनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भूमि और यहाँ पे लिखा है मृदा। देखिए ये दोनों शब्द कहा जाए तो दोनों का अर्थ मिट्टी ही होता है, चाहे हम भूमि कहें चाहे मृदा कहें। लेकिन आखिर ये दोनों शब्द तब क्यों लिखे गए हैं एक साथ? एक ही शब्द लिख दिया जाता है लेकिन दोनों शब्द लिखा है। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से भूमि और मृदा में अंतर होता है। अब ये अंतर क्या होता है? तो भूमि होता है जमीन का ऊपर से लेकर नीचे तक का सतह, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक का जो सतह होता है, कंप्लीट सतह, वो होता है भूमि। लेकिन बात अगर करें हम मृदा की, तो मृदा केवल होता है जमीन का ऊपरी सतह। जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो हाथ है, इस हाथ पर भूमि का ऊपरी सतह लिया गया है, यानी भूमि का ये ऊपरी सतह है। इस ऊपरी सतह को हम लोग कहेंगे मृदा, ये मृदा है। लेकिन केवल भूमि में जो मिट्टी होती है ज़मीन में, वो केवल ऊपर तो नहीं होते, उसके नीचे भी होता है। तो पूरे नीचे तक कंप्लीट जो जगह है वो उसे हम लोग कहेंगे भूमि कहेंगे। लेकिन जो ऊपरी सतह है उसको हम लोग कहेंगे, इस सतह को मृदा कहेंगे। तो मृदा ऊपरी सतह कहते हैं और भूमि ऊपर से लेकर नीचे तक की सतह को भूमि कहते हैं। लेकिन दोनों का अर्थ अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक ही जैसा होता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे अलग अलग बताते हैं। बात हो रही है जल की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जल नल से गिर रहा है। बात हो रहा है खनिजों की। यहाँ पे बहुत सारे खनिज, ज़मीन से जो भी वस्तुएं निकलती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आती हैं, ये खनिज हैं। जैसे भौतिक पदार्थ जो हैं, यानी कि ये सभी निर्जीव पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं मतलब होता है इच्छाओं, डिज़ायर की पूर्ति में सहायक होकर हमारे संसाधन बन जाते हैं। मतलब इन सारी वस्तुओं का हम मनुष्य ही प्रयोग करते हैं अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये एक संसाधन बन जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पानी का प्रयोग नहीं करता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मिट्टी का प्रयोग न करता हो, खनिजों का प्रयोग न करता हो, सब करते हैं। तो ये भी क्या है? संसाधन है। क्लियर समझ में आ रही है? अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा है या आपको अच्छा वीडियो नहीं लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसकी आपकी पूरी स्वतंत्रता है। अच्छा वीडियो नहीं लगे डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें ये समझ में आए कि कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। और डिसलाइक करने के बाद से आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है। जहाँ भी गलती होगी उसको सुधारा जाएगा। आगे है, अब तो वो तो बात हो गया आपका भौतिक वस्तुओं की। थोड़ी जैविक संसाधनों की बातें हो जाए तो जैविक संसाधनों की बात अगर करें तो वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ। अब जैविक पदार्थ में जैसे कि है वनस्पति, वन्य जीव, तो ये हो गया आपका वनस्पति। वनस्पति मतलब हो गया पेड़ पौधे, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो वनस्पति हैं। तो ये आते हैं जैविक संसाधन के अंतर्गत। वन्य जीव यानी जंगल में रहने वाले जो जीव हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे जीव हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाथी है, ये बाघ है, ऐसे करके बहुत सारे जीव, यहाँ पे हिरन, कई सारे जीव जंगली जीव हैं। ठीक है, तो ये सारे जीव, ये वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे
तथा जलीय जीव, यानी जल में रहने वाले जीवों की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है जल में जीव रहने वाले, ठीक है। और बात की गई मानवीय यानी मनुष्य, मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है, यानी कि ये मनुष्य है। मनुष्य की शुरुआत क्या है जी? तो मनुष्य की शुरुआत यही है कि छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, माँव बन के चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होकर चलता है, फिर ठीक से चलने लगता है, फिर बड़ा हो जाता है और बड़ा होता है, उसके बाद बूढ़ा होकर लाठी से चलने लगता है। तो ये मनुष्य का जीवन है, ठीक है। तो ये मनुष्य का जीवन अगर सुखमय तरीके से चल रहा है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो कहीं ना कहीं इन संसाधनों का रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल में बात कर लें तो ये वनस्पति हो सकते हैं, जंगली जीव हो सकते हैं, जलीय जीव हो सकते हैं। आई होप दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है जिसका नाम है तकनीक, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निक, तरीका, ठीक है। हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हर संसाधन को प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है। डायरेक्टली हम किसी संसाधन का प्रयोग एक ही बार में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पेड़ है, अब उस पेड़ को हम डायरेक्ट चाहें कि उसका कुछ यूज कर लें तो नहीं कर सकते हैं। अगर उस पेड़ से हमें फर्नीचर तैयार करना है तो पेड़ को काटना होगा, उसे आरा मशीन में जहाँ पे लकड़ी को काटा जाता है वहाँ पे ले जाना होगा, उसके साइज़ के हिसाब से काटना पड़ता है। जलावन के लिए अगर यूज करना है तो उसको बढ़िया से फाड़ के छोटा छोटा टुकड़ा बनाया जाता है। मतलब कि अगर उसका यूज करना है तो उसमें चेंजिंग लाना पड़ता है, उस पर वर्क करना पड़ता है, टेक्निक का यूज करना पड़ता है। तो वस्तु कोई है, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे आज हैं पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन मनुष्य उसके बारे में जानता नहीं था तो पहले लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते थे। लेकिन आज मनुष्य दिन रात अपना टेक्निक यूज करके नई नई वस्तुओं का, एक ही वस्तु का कई तरह से यूज कर रहा है। पहले हम लोग केवल जानते थे कि अगर दाल खा रहे हैं तो दाल केवल जानते थे, आजकल देखिए दाल में कई सारे डिज़ाइन बन रहे हैं। पनीर है तो पनीर का कई गो डिज़ाइन है। तो ये सब कैसे आ रहा है? ये सब टेक्निक तरीक़े से यूज हो रहा है। अनादि काल से ही अरण्यों में, अब अरण्य क्या होता है? जंगलों में एक ऐसा जगह जहाँ चारों ओर पेड़ हो और छोटा मोटा तालाब टाइप का जगह हो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अरण्य है। तो अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे, यानी कि यहाँ पे वनस्पति भी है, यानी कि ये पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे वन्य जीव पानी पीने के लिए आते हैं, शेर बाघ, ये सब चीज़ उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में, जलाशय यानी कि जिसको पोखरा बोलते हैं, नीचे पिक्चर देख रहे हैं ना, ये आपका जलाशय है। और जलाशय हो या सागर हो यानी कि समुद्र में, जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो जल में रहने वाले जीव हैं वो आज से हैं, बल्कि लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से यहाँ पे जीवित हैं। लेकिन मनुष्य उसके बारे में कुछ साल वर्षों से, कुछ 100 वर्षों से उसके बारे में जानते आया है। और जैसे जैसे उन चीज़ों के बारे में वो जानता गया और उन पर रिसर्च करता गया, नई नई टेक्निक्स यूज करने लगा और नई नई खोज करके आज देखिए तो हर एक वस्तु का अलग अलग डिज़ाइन से प्रयोग किया जा रहा है। जो एक टाइम था कि हम लोग बचपन में चप्पल का गाड़ी बनाकर आदमी घूमा करता था, फोफी लेकर के उसको हम लोग बांसुरी बनाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे देखिए खेल ही बदल गया। आजकल के बच्चे जन्म से ही लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, ये सारे डिज़ाइंस, विभिन्न प्रकार के गेम्स खेलते हैं। लेकिन समय बदलता गया, तरीके बदलते गए, टेक्निक्स यूज होने लगे और काफ़ी आज चेंजेस है। एक समय था कि ठीक से पढ़ाने के लिए बोर्ड नहीं होता था और आज पढ़ाने के लिए मोबाइल है। कोई कभी सोचा नहीं होगा कि मोबाइल पे भी पढ़ाई होता है, टीवी पे भी पढ़ाई होता है, लेकिन आज हर चीज़ संभव है क्योंकि मनुष्य दिन रात अपने टेक्निक्स को यूज कर रहा है। तो वस्तुएं पहले भी थी, आज भी हैं, बस उसको जैसे जैसे हम लोग जानते गए उन संसाधनों का प्रयोग हम लगातार करते चले गए। आगे है
सदियों से ही, सदियों मतलब होता है 100 वर्षों से, यानी कि एक सदी में 100 वर्ष होता है। तो 100 वर्षों से नहीं बात हो रही है, कई सदियों से, कई 100 वर्षों से कोयला, यहाँ पे नीचे उसका पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये कोयला। उसके बाद है ये पेट्रोलियम, ऐसा आप लोगों ने ज़रूर अगर तेल भरवाया होगा गाड़ी में तो देखे होंगे। पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है या अन्य जितने भी खनिज हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, ये आज पृथ्वी में है, बहुत पहले से पृथ्वी में अवेलेबल हैं ये। किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक जिसको कहते हैं ज्ञान का अभाव था। यानी कि आदि मानव के टाइम में, आदि मानव किसको बोलते हैं, शुरुआती दौर में जो मनुष्य थे इस पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले, उनको आदि मानव कहा जाता है। तो उस टाइम में भी ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उन आदि मानवों को ये सब के बारे में पता नहीं था, जिसके चलते वे इसका यूज़ नहीं कर पाए। और जैसे जैसे मनुष्य इन सब के बारे में जानता गया, वो उसका प्रयोग करना सीख लिया। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, और आवश्यकताएं बढ़ने के बाद लोग हर वस्तु पर ध्यान देने लगे कि किन किन चीज़ों का यूज करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करते रहता है। समझ रहे हैं ना। एक टाइम था, आज से मतलब 5-7 साल पहले की मैं बात मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग गांव में लाइट जब नहीं था तो गर्मी होती थी, तो हम लोग बेना समझते हैं ना, वो हाथ पंखा चलाने वाला, उससे चला करके अपनी गर्मी को दूर करते थे। छोटे से दीपक जला करके, दिया जला करके हम लोगों ने पढ़ाई किया है। देखिए आज का ऐसा टाइम है कि रूम में एक बल्ब जलता है तो ठीक से दिखाई नहीं देता है, 3-4-5 बल्ब जलाना पड़ता है तब हमें दिखाई देता है। यानी कि हम अपने आप को सुखी बनाते बनाते किस दौर में आगे निकल गए, ये पश्चात छोड़ती चली गई और हम उन्हें भूलने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन वस्तुओं में एक सुख था, एक मानवीय सुख था जो आज नहीं है। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। एक वर्ड है यहाँ पे त्वरित। त्वरित मतलब होता है लगातार। त्वरित मतलब क्या होता है, लगातार, और लगातार के साथ साथ हर पल उसमें और तेजी वृद्धि होना। जैसे होता है कि किसी वस्तु को 10 ताला घर पे चढ़ के ऊपर से गिराया जाए किसी ढेला को, तो जब स्टार्टिंग में वो गिरेगा तो उसका स्पीड कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। उसी को कहते हैं त्वरित या त्वरण कहते हैं, साइंस में पढ़ा जाता है। तो मनुष्य ने ज्ञान अर्जन करके, यानी ज्ञान को हासिल करके, अपने ज्ञान में दिन रात कंटिन्यू वृद्धि करते चला गया। इतना ही नहीं, आदि मानव यानी कि यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये सभी आदि मानव है। यानी पुराने टाइम में जो हमने अभी बात किया, पुराने टाइम के जो लोग थे उनको आदि मानव कहा जाता था। तो आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गए। यानी कि ये जो आदि मानव है, पहले तो इन लोगों को कुछ पता था नहीं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी वस्तुओं की खोज हो रही है, तो इनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब यही आदि मानव जानकार हो गए तो ये बन गए ज्ञानी मानव। पढ़ाई लिखाई करके ये क्या बन गए, ज्ञानी मानव बन गए। देख लीजिए इस टाइम का कपड़ा पहनावा ओढ़ावा और इस टाइम का कपड़ा का पहनावा ओढ़ावा देख लीजिए। इनके पास ठीक से कपड़ा भी पहनने को नहीं था, और यही मानव आगे बढ़ करके देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े और टाई बेल्ट सब पहनना शुरू कर दिए। तो आदि मानव ज्ञान को अर्जन करके क्या बन गया बाबू, ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। पर्यावरण यानी कि हमारे चारों ओर फैले इस गैसीय आवरण को हम लोग वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। तो इस पर्यावरण में बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करके आज मनुष्य क्या कर रहा है कि अपने सभ्यता में विकास कर रहा है, अपने सिविलाइजेशन को डेवलप कर रहा है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिमरमैन। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये।
इनका पिक्चर आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये जिमरमैन है। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद यानी कि भूगोल के बारे में जो जानकारी रखते हैं, जो भूगोल से संबंधित जो रिसर्च करते हैं, उनको भूगोलविद कहा जाता है। तो ये जिमरमैन कहते हैं का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कि संसाधन पहले से अवेलेबल नहीं है बल्कि वो बनता है। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज है, ऐसा नहीं कि पहले से ये सारा चीज़ अवेलेबल है, ढहा हुआ है, नहीं, ये दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं। आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में जीवाश्म ईंधन के बारे में कि मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु छोटे मोटे, वो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष ज़मीन के अंदर धंस गए, ऑक्सीजन से उनका कनेक्शन टूट गया और धीरे धीरे वो कार्बन का रूप ले लिए, फिर वो कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी वस्तुएं बन गए जिनको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसी के संदर्भ में जिमरमैन जी कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? तो जिमरमैन का कथन है। आगे है, वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा यानी कि सर्विस। आज के टाइम में अगर आप कोई सेवा करते हैं, मतलब कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को आप इंटरटेन कर सकें, लोगों को खुशी दे सकें, वो भी एक संसाधन ही है। जैसे कि कोई गायक, अगर कोई गायक गीत गाता है तो उसके गीत को सुन करके हम लोग अपने आप को इंटरटेन करते हैं, माइंड को फ्री करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया? संसाधन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सोनू निगम को देख रहे हैं गीत गाते हुए। कवि की बात कर लें तो यहाँ पे एक कवि हैं, तो कवि क्या करता है? कविता की रचना करता है और उन कविताओं को पढ़ करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन कविताओं को पढ़ करके हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं, तो कवि भी क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। बात करें चित्रकार की, जो चित्र बनाता है, यहाँ पे देख रहे हैं एक चित्रकार है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चित्र को बना रहा है। तो ये भी क्या है? वो चाहे कवि हो, चाहे चित्रकार हो, ये सभी सेवा के अंतर्गत आता है। तो इसको भी हम लोग कहेंगे संसाधन ही कहेंगे। यहाँ पे अपने क्रियाकलाप से धन अर्जन, ये अपने क्रियाकलाप से पैसा कमाते हैं। अगर कोई गायक गीत गाता है वो पैसा कमाता है, कवि लोग अपनी कविता की रचना से कमाते हैं, चित्रकार चित्र बनाकर कमाता है या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये क्रियाकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। तो इसको भी आप क्या कहेंगे? संसाधन ही कहेंगे। कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी और गायक की गायकी संसाधन है। ये सभी क्या है जी? संसाधन है। चाहे कवि अपनी कविता की रचना करे, चित्रकार अपनी चित्रकारी करे या गायक अपना गीत गाए, तो इन सभी को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो वो रखेंगे संसाधन के अंतर्गत। आगे है, सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन है। मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है। मनुष्य के पास क्या होता है? ज्ञान होता है। वो पढ़ा लिखा होता है, वो जानकार होता है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। यानी कि मनुष्य पढ़ाई लिखाई करके किसी भी वस्तु का यूज कर सकता है अपने हिसाब से। अतः यह धारणा भ्रामक है। भ्रामक मतलब भ्रम यानी झूठ, कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि संसाधन केवल प्राकृतिक ही होते हैं, वो मानव भी हो सकता है। ठीक है ना। आगे है, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जैसे कि मानव का शरीर का सबसे मेन हड्डी जो होता है वो होता है मेरुदंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिस पे पूरा शरीर टिका हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी ही खराब हो जाए तो पूरा बॉडी बर्बाद हो जाता है। तो उसी तरह किसी भी देश का अगर आर्थिक मतलब पैसा रुपया का मामला हो या सामाजिक हो, वो सबका अगर मेरुदंड है तो वो संसाधन है। संसाधन विपन्न,
राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। विपन्न मतलब होता है कमी, यानी कि जिस देश में संसाधनों की कमी होती है वह देश क्या होता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में, यानी कि हर देश आज चाह रहा है कि दूसरे देश को पीछे करके हम नंबर 1 स्थान पे चले जाएं। हर जगह कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन के दौर में जिन देशों के पास संसाधनों की कमी होती है वे काफ़ी पिछड़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र विकास करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिन देशों के पास अगर बहुत ज़्यादा संसाधन है तो वो सबसे ज़्यादा विकास कर लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। जापान एक ऐसा देश जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। मतलब यहाँ पे जापान में प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम हैं। इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। मतलब कि इनके पास नेचुरली जो संसाधन है वो तो बहुत कम है, लेकिन ये अपने मेहनत से और अपने दिमाग का इतना ना ज़्यादा प्रयोग कर लिए हैं कि वो आज विकसित देशों में हैं। विकसित देश एक होता है, देश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकासशील देश और एक होता है विकसित देश। तो विकसित देश का अर्थ होता है कि वह देश जो विकास कर चुका है उसको विकसित देश कहते हैं। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसे देश। और वे देश जो अभी विकास कर रहे हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, उनको कहते हैं विकासशील देश, जैसे कि इंडिया है उसमें। तो ये विकसित देशों में है, जबकि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन अधिक हो वहीं देश डेवलप कर सकता है, जबकि डेवलप वे लोग भी करते हैं जहाँ का मानव संसाधन बड़ा हो, यानी कि लोग मेहनती हों, लोग दिमाग लगाते हों। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकों एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसे चित्र संख्या 1.1 में समझा जा सकता है। आपकी किताब में एक पिक्चर बना है, आप उसे देख सकते हैं, कोई विशेष पिक्चर नहीं है। और चलिए आज का ये अंतिम टॉपिक समझते हैं इसको। हमारा आज का अंतिम टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों को बांटना। अब देखिए, संसाधन को 4 तरीके से बांटा गया। यहाँ पे लिखा गया है कि संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। 4 आधार पर संसाधनों को बांटा गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। उसी तरह है बी नंबर, उपयोगिता के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर ये 4 प्रकार के हैं, एक है व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और डी नंबर है विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन। तो ये 4 आधार पर संसाधनों को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इन चारों का वर्णन अगले पार्ट में हम लाइन बाय लाइन एक एक करके समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप इतने देर तक जुड़े हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा, जो भी आपकी फीलिंग्स इस वीडियो के साथ वो लिख सकते हैं आप लोग। अगर आपका कमेंट अच्छा होगा तो फिर अगले पार्ट में हम काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके रिप्लाई आपको कमेंट में ही दिया जाएगा, प्रिंस सर के नाम से, एक आईडी से। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि इसके पीछे वजह है कि बीच बीच में बोलने से डिस्टर्बेंस आता है। सो मैं नीचे लिख करके ही आपका जवाब दे दूँगा। तो थैंक्स, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में।